हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, गुड होंगे, फाइन होंगे। तो आज का हमारा अध्याय है अध्याय 3 मानव जनन। हमने अध्याय 1 और अध्याय 2 डाल चुका है, आप जाकर देख लीजिए, क्योंकि आपको यदि वो वाला वीडियो देखेंगे तो इसको समझने में बहुत ही आसानी होगी। हालांकि ये वाला अध्याय उन लोगों से थोड़ा भिन्न है, पर अच्छा है। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप लोगों को ओवरव्यू समझा देते हैं। ओवरव्यू समझाएंगे तो आप लोगों को मतलब कि लगेगा कि पार्ट इतना लंबा नहीं है, एकदम शॉर्ट है। तो यहाँ पे सिर्फ 12 ही टॉपिक से है ना, 12 टॉपिक्स है जो आपको पढ़ना है। फर्स्ट में पढ़ना है पुरुष जनन, पुरुष के पूरे जनन अंगों के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा शुक्राणु की संरचना है ना, तीसरा शुक्राणु जनन, चौथा मादा जनन तंत्र, पांचवा अंड जनन, छठवा आवर्त चक्र, सातवां अंडोत्सर्जन, आठवां पित्तपिंड, नौवां निषेचन एवं अंत रोपण, ठीक। 10वां सगर्भता एवं भ्रूण परिवर्धन, 11वां क्या है, प्रसव है, और 12वां क्या है, दुग्ध श्रावण। ये सब एकदम इम्पोर्टेंस है जो कि आपके परीक्षा में आ चुका है। तो ठीक है, इसको आप फर्स्ट जो पेज में है इसको लिख लेना, ठीक, क्योंकि जब पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी और इसी के बल पे हम याद कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है ना, पुरुष जनन तंत्र होता क्या है, ठीक। तो पुरुष जनन तंत्र के 2 अंग होते हैं, ठीक है ना, 2 अंग होते हैं। पहला प्राथमिक अंग और दूसरा सहायक अंग, ठीक। तो देखते हैं हमारा प्राथमिक अंग में क्या आता है, वृषण। वृषण अर्थात कि शुक्राणु, ठीक है, जो नर में पाया जाता है, ठीक। दूसरा सहायक जनन अंग, ठीक है ना, शुक्राशय, शुक्रवाहिनी, शिशन, एपिडिडिमिस, ठीक। तो अब देखते हैं, है ना, ये सभी कौन सा अंग है, पुरुष जनन तंत्र का। इसको आपको याद रखना है, इसी के बलबूते पे यहाँ पे हम समझने वाले हैं, ठीक। तो अब देखते हैं प्राथमिक जनन अंग में कैसा कैसा ये वृषण जो है बनता है ना, इसकी लंबाई चौड़ाई होती क्या है, तो वो देख लेते हैं। तो चलिए, हाँ, तो प्राथमिक जनन अंग में हम देखते हैं वृषण जो होता है वो क्या होता है, अंडाकार होता है, ठीक है ना। हाँ, अंडाकार होता है। अंडाकार का अर्थात कि यहाँ पास देखिए, आपको एग्जाम्पली ऐसे, है ना, ऐसे गोलाकार होता है, अंडाकार होता है कौन, वृषण, ठीक। इसकी लंबाई जो होती है बच्चों वो क्या होता है, देखिए, इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होती है ना, 4 से 5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। और चौड़ाई कितनी होती है, इसको बोलते हैं चौड़ाई, ठीक। ये वाला जो पार्ट है उसकी चौड़ाई बोलते हैं, तो 2 से 3 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो वही बताया गया है, लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर, ठीक। तो मनुष्य में वृषण कितने जोड़ी पाया जाता है, तो आपको याद रखना है 1 जोड़ी। वो कैसे है ना, वो कैसे, 1 जोड़ी अर्थात कि ये 2 पाया जाता है। दोनों मिलाएंगे तो कितने जोड़ी बनेगा, 1 जोड़ी बनेगा, है ना। तो 1 जोड़ी पाया जाता है, ठीक। मनुष्य में वृषण 1 जोड़ी पाए जाते हैं, है ना, जो कहाँ पे स्थित होते हैं, ठीक है। वृषण जो होता है उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जो उदर गुहा होता है वो शरीर के अंदर में होता है, ठीक। शरीर के अंदर में ताप क्या होता है, अधिक होता है, और जो वृषण है उसको ताप जरा भी पसंद नहीं है, ठीक है ना। तो वही बताया गया है ना, जब वृषण को शुक्राणु समझते हैं, ठीक है। शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर के ताप से कम ताप की आवश्यकता होती है, उसे शुक्राणु जनन कहते हैं। यही हमने बताया है ना, जो उदर गुहा होता है वो क्या, शरीर के अंदर होते हैं, अर्थात कि इसका ताप क्या होता है, उच्च होता है, ठीक है। तो हम जो वृषण अर्थात कि शुक्राणु को जब निर्माण करते हैं ना, तो कम ताप की आवश्यकता होती है, इसी कारण से इसे कहाँ रखा जाता है, शरीर के बाहर, है नहीं क्या, वृषण कोश में, ठीक। कम ताप की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, शुक्राणुओं के निर्माण में क्या कहते हैं, शुक्राणु जनन कहते हैं,
ठीक ठीक, इसको एक बार और पढ़ देते हैं, है ना। जब शुक्राणु अर्थात कि वृषण, है ना, के निर्माण के लिए शरीर के ताप से, है ना, शरीर का ताप तो उच्च होता है, तो हमें क्या चाहिए, कम ताप की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, शुक्राणु जनन। ये आ चुका है ना पेपर में, तो याद रखना है। ठीक, तो देखते हैं। तो जो हमारा जो वृषण होता है ना, उसमें कितने कक्ष पाए जाते हैं, तो याद रखना है 250 कक्ष पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, वृषण पालिका। याद रखना है, वृषण पालिका किसे कहते हैं, ये आता है। ठीक है, तो वृषण में 250 कक्ष पाए जाते हैं, उसे वृषण पालिका कहते हैं। ठीक है, तो एक से, है ना, यहाँ पे तो बहुत से वृषण पालिका पाए जाते हैं ना, तो एक से जो 3 वृषण पालिका में क्या होता है, शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती है। इतना क्लियर हुआ। तो चलो आगे, हमने क्या कहा, है ना, जो एक से जो 3 वृषण जो पालिका होती है, उनमें क्या, उसे क्या कहते हैं, शुक्र जनन नलिका। तो हम देखते हैं प्रत्येक शुक्र जनन नलिका के भीतर भाग, है ना, 2 कोशिकाएं होती है ना। इसके भीतर से कितनी, 2 कोशिकाएं स्थित होती है। वो कौन सी कोशिका है, याद रखना है, ये छप चुका है पेपर में। फर्स्ट आता है नर जन्म कोशिका। ठीक, नर जन्म कोशिका, तो हमें पता है ना, पहले क्या होता है, मानव में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक, अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो देखते हैं, अर्धसूत्री विभाजन करके शुक्राणुओं का निर्माण करती है। ये ठीक है, ये तो एकदम सही है ना। हमारे शरीर में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होगा। ठीक, अर्धसूत्री विभाजन होगा तभी तो शुक्राणुओं का निर्माण होगा। दूसरी देखते हैं सरटोली कोशिकाएं। तो देखते हैं यही, है ना, सरटोली कोशिकाएं किसे कहते हैं, नर जन्म कोशिकाओं को ये पोषण प्रदान करता है ना। तो आपको पूछ देगा, है ना, नर जन्म कोशिकाओं को कौन पोषण प्रदान करता है, तो आपको याद रखना है सरटोली कोशिका। ठीक ठीक, तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी पढ़ लेते हैं ना। अंतराली अवकाश क्या है, ऐसा पूछा जाता है। तो हमें अभी भी पढ़ा है ना, हमने अभी पढ़ा कि शुक्रजनन नलिकाओं के बाहरी जो क्षेत्र होता है ना, बाहर का जो क्षेत्र होता है, उसे क्या कहते हैं, अंतराली अवकाश। ठीक है, इसे लीडिंग कोशिका भी कहते हैं, अंतराली अवकाश को। तो देखते हैं, अंतराली अवकाश या लीडिंग कोशिका एस्ट्रोजेन हार्मोन नर के वृषण में संश्लेषित एवं स्त्रावित होता है। ठीक, तो हमने क्या कहा, ये जो नर का वृषण है, इसमें कौन सा हार्मोन पाया जाता है, तो आपको याद रखना है ना। ठीक, एंड्रोजेन। ठीक, एंड्रोजेन कौन पाया जाता है, हार्मोन पाया जाता है वृषण में। ठीक, किसके, नर के। इन कोशिकाओं के अलावा, है ना, और भी कोशिकाएं होती है, नर जन्म कोशिकाओं के अलावा, है ना, सरटोली कोशिका के अलावा और भी हमारे शरीर में विभिन्न कोशिकाएं होती है, जो क्या करती है, जो हमें प्रतिरक्षात्मक, है ना, प्रदान करती है, हमारी रक्षा का कार्य करती है। ठीक, सेकंड में आते हैं, चलिए अब देख लेते हैं सहायक जनन अंग क्या होता है। तो हमने पढ़ा है ना, शुक्र वाहिनी, है ना, वृषण जालिका, अधिवृषण और शुक्र वाहक। ठीक, तो यहाँ पे सीसन भी आता है ना, बहुत से अंग आते हैं, शुक्राशय। ठीक है, तो अब देख लेते हैं आपका डेफिनेशन डायग्राम। अब आपको आएगा एकदम क्लियर समझ कि कौन क्या है और कौन क्या है, कौन शुक्राशय है, कौन वृषण है, ये आपको समझ में आएगा किसके द्वारा, डायग्राम के द्वारा। ठीक, ये जो है वो नर वाला भाग है, पुरुष जनन अंग, है ना, जो कि पुरुषों में उपस्थित होते हैं। ठीक, तो आपको देख लेना है ना, कि कौन सा कहाँ कहाँ पर स्थित होता है। तो चलिए हम पहले वर्णन पढ़ लेते हैं, वर्णन। ठीक, तो हमारा जो फर्स्ट आता है, इसके अंतर्गत ये वाला डायग्राम आ चुका है ना, 3, 4 या 5 नंबर में भी आता है। यदि आपका इसको लिखना, वर्णन भी करना है ना डायग्राम के साथ, तो ये तो 5 ही नंबर में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले वर्णन देखते हैं, साथ ही साथ आपको समझाते भी चलेंगे। तो फर्स्ट आता है शुक्र वाहिका। शुक्र वाहिका क्या है, ठीक है, तो शुक्र वाहिका क्या है, यहाँ से समझते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो ये वृषण है ना,
ये एक जोड़ी वृषण स्थित होता है। ये जो लाल जैसी संरचनाएं दिख रही है आपको, ये क्या है? वृषण है। ठीक, इधर भी वृषण उपस्थित होता है। तो क्या बोल रहा है? ये वृषण से चलकर, ठीक, इसको क्या बोलते हैं? ये जो उंगली जैसी संरचना दिख रही है ना, इसे क्या बोलते हैं? शुक्र वाहिनी। ठीक है, तो ये वृषण से चलकर किसमें खुलती है? ये अधिवृषण में, है ना, इसमें खुलती है, अधिवृषण में। फिर से समझिए, ये जो वृषण से चलकर, ये देखो, ये शुक्र वाहिनी है ना, वृषण से चलकर ऐसे ऐसे खुल जाती है, किसमें? अधिवृषण में। ठीक, तो वही लिखा हुआ है ना, वृषण से चलकर अधिवृषण में खुलती है। सेकंड देखते हैं, है ना, अधिवृषण क्या है। तो अब देखते हैं ये अधिवृषण क्या है। तो देखते हैं, ये जो अधिवृषण है ना, देखिए ये अधिवृषण ऐसे 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 यहाँ से जा रही है, दिख रहा है ना, ये जो अधिवृषण है ऐसे 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 यहाँ पे जो जा रही है, जो किसकी ओर जाती है? शुक्रवाहक। ये देखो, ये जो नलिका है या ये क्या है? शुक्रवाहक है। ठीक है, तो शुक्रवाहक की ओर किस में जाती है? ये शुक्रवाहक की ओर यहाँ पे है ना, बढ़ते हुए शुक्रवाहक जो है मूत्राशय में जाती है ना, मूत्राशय में लूप बनाती है। क्लियर हुआ इतना? हमने क्या कहा है ना, जो ये अधिवृषण है वो इस प्रकार से ऐसे 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 जाती है तथा ये शुक्रवाहक से, है ना, शुक्रवाहक की ओर बढ़ते हुए यहाँ पे ये जो मूत्राशय है ना, इसको क्या बोलते हैं? ये वाला मूत्राशय में क्या बनाती है? लूप बनाती है। ठीक, तो अब ये क्या करेगी? ये मूत्राशय से कहाँ आएगी? ये शुक्राशय में। ठीक, ये जो पीली पीली संरचना दिख रही है ना, ऐसे शुक्राशय में आ गए। ठीक है, शुक्राशय में यहाँ पे मूत्र मार्ग में खुलती है। इसको क्या बोलते हैं? मूत्र मार्ग। ठीक, यहाँ से इधर से स्टार्ट हुई, ऐसे 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 करके यहाँ पर हुई, यहाँ दोनों से ऐसे मूत्र मार्ग में पहुंच गई भाई। ठीक, जो यही नलिकाएं है ना, ये वृषण से शुक्राणुओं का क्या करती है? भंडार करती है। याद रखना है ना। ठीक, तो क्या कहा हमने? वृषण से ये जो नलिकाएं हैं, है ना, वृषण से शुक्राणुओं का भंडार करती है तथा ये मूत्र मार्ग, है ना, मूत्र मार्ग को बाहर की ओर, इधर की ओर स्थानांतरित करती है। याद रखना है आपको, है ना, ये जो मूत्र मार्ग और ये जो मूत्राशय है ना, ये जो मूत्राशय है और ये जो मूत्र मार्ग है, शीशन की ओर से ही तो जा रहे हैं, है ना। शीशन की ओर एक क्या होता है? यहाँ पर एक छिद्र होता है। ठीक है, गुजरते हुए बाहर की ओर एक छिद्र होता है, जिसे क्या कहते हैं? मूत्राशय मुख कहते हैं। इधर से ही तो हम मूत्र का स्राव करते हैं, है ना। ठीक, फिर से एक बार समझा देते हैं। हमने क्या कहा? शुक्र वाहिका, है ना, ये जो वृषण है, इधर से जो शुक्र वाहिका है ना, वृषण से चलकर जो अधिवृषण में खुलती है। कौन? शुक्र वाहिका, है ना। ये वृषण से ऐसे चलकर यहाँ पे ये खुल गई अधिवृषण में। ठीक है, जो अधिवृषण है यहाँ से ऐसे जाते जाते शुक्रवाहक से ये मूत्राशय में क्या बनाती है? एक लूप बनाती है। ठीक, अब मूत्राशय से यह शुक्राशय से एक मतलब कि मूत्र मार्ग में खुलती है ना। यहाँ से शुक्राशय से ऐसे आई और मूत्र मार्ग में खुल गई भैया। और यहाँ पे क्या होता है? वृषण से शुक्राणुओं का भंडार होता है। ठीक, इसी नलिका में से हमें पता है ना। और जो ये मूत्राशय और जो ये मूत्र मार्ग है वो शीशन, है ना, शीशन की ओर, है ना, शीशन मुंड की ओर होते हुए बाहर गुजरता है। यहाँ पे एक छिद्र पाया जाता है जिसे मूत्राशय मुख कहते हैं। तो वही लिखा है, ज्यादा कुछ नहीं लिखा है ना। वृषण से पश्च सतह पर स्थित है ना, वृषण के पश्च सतह पर ये अधिवृषण स्थित है भैया, हमें पता है। अधिवृषण शुक्रवाहक की ओर बढ़ते हुए ऊपर की ओर मूत्राशय में लूप बनाती है। शुक्राशय से वाहिनी मूत्र मार्ग में खुल जाती है ना। ठीक, मूत्र मार्ग में खुल जाती है। ये नलिकाएं वृषण से शुक्राणुओं का भंडार करती है और मूत्र मार्ग का बाहर की ओर स्थानांतरित करती है। मूत्र मार्ग एवं मूत्राशय शीशन की ओर गुजरता हुआ और बाहर की ओर एक छिद्र होता है जिसे मूत्राशय मुख कहते हैं। क्लियर? यदि अच्छे से समझ नहीं आया होगा तो
पुनः रिपीट करना वीडियो को, है ना, एकदम समझ में आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, या इसी को देखते हैं। हमने क्या कहा, शिशन, है ना, लास्ट अंतिम भाग होता है ना, वही बताया गया है। मानव नर जनन अंग का अंतिम वर्धित भाग है कौन, शिशन। ठीक, क्लियर। अब देखते हैं हमारा टॉपिक है ना, शुक्राणु की संरचना। ये भी आ चुका है एकदम मस्त, तो इसको भी एकदम पेपर में रेडी करके जाना है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, हाँ हमें पता है वृषण से शुक्राणु का निर्माण होता है, हमने बता रखा है ना, वृषण से शुक्राणु का निर्माण होता है। और मादा में किससे निर्माण होता है, मादा में अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होता है। और जो नर में क्या होता है, वृषण से शुक्राणु का निर्माण होता है। तो हमें पता है शुक्राणु क्या होता है, अगुणित होते हैं, अगुणित ही होंगे, है ना। द्विगुणित कैसे हो जाएंगे, जब नर और मादा मिलेंगे तभी तो द्विगुणित होंगे भाई। अभी शुक्राणु क्या है, अगुणित है। ठीक है, तो इसके 4 भाग होते हैं। ठीक, 4 भाग होते हैं, आपको याद रखना है। फर्स्ट होता है शीर्ष, दूसरा होता है ग्रीवा, तीसरा होता है मध्य खंड, और चौथा होता है पुंज। याद रखना है। तो हम फर्स्ट पॉइंट देखेंगे शीर्ष, एकदम क्लियर समझा देंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा मन में। ठीक, तो देखते हैं फर्स्ट शीर्ष। तो हम देखते हैं डेफिनेशन से। ठीक, डेफिनेशन से, तो चलिए आ जाइए। तो ये हमारा डेफिनेशन है ना, ऐसे यहाँ तक। हाँ ठीक, क्लियर हो गया, है ना। तो हमें पता है शीर्ष क्या है। शीर्ष देखिए, डायग्राम को देखते रहिएगा, है ना। यहाँ से लेकर जो यहाँ तक की जो संरचना होती है ना, इसको बोलते हैं क्या, शीर्ष। ठीक, क्लियर हुआ। तो शीर्ष क्या है, शीर्ष एक गुणसूत्री पदार्थ है। कैसे, केंद्र युक्त गुणसूत्री पदार्थ है। केंद्र यहाँ पे मध्य में पाया जाएगा ना भैया, यहाँ मध्य में पाया जाएगा, है ना। तो क्या है ये शीर्ष जो है वो केंद्र युक्त गुणसूत्री पदार्थ है। यह अगुणित है, हमने तो बता दिया है ना, ये जो है वो अगुणित होता है। ठीक, ये हमारा पॉइंट हुआ। अब इधर से चलेंगे, अग्रपिंडक क्या है। अग्रपिंडक इसी शीर्ष का भाग है, पर अग्रपिंडक होता क्या है, आपने पढ़ा होगा, है ना। लाइसोसोम्स पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, 11th में, है ना। तो लाइसोसोम कैसे बनता है, तो हमें पता है ना, गोल्जी काय में क्या होता है, लाइसोसोम होता है। ठीक, क्लियर। तो हम समझ जाते हैं, है ना, उदाहरण में समझना बस है। ये क्या है, गोल्जी काय है ना। इसी में क्या पाया जाता है, समझ जाओ, ये लाइसोसोम है। ठीक, गोल्जी काय में लाइसोसोम पाया जाता है। ठीक है, जिनमें क्या होता है, इसमें क्या होते हैं, पाचन एंजाइम होता है। ठीक, हमने क्या कहा, एक गोल्जी काय है जिसमें क्या है, लाइसोसोम, है ना। इसी में क्या होता है, पाचन एंजाइम्स। ठीक है, तो लाइसोसोम क्या होता है, देखिए ये जो लाइसोसोम होता है ना, इसी को समझा देते हैं ना। जो ऐसे टाइप की ये जो संरचना है, ठीक, ऐसे टाइप का बना हुआ है ना, इसको देखते हैं। ठीक है, जो ये लाइसोसोम होता है वो यहाँ पे शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना बना लेता है। ये देखिए, ये तो यहाँ तक तो सीमित था, है ना, लेकिन शीर्ष पर क्या, ये टोपी जैसे दिख रहा है ना। जो ये लाइसोसोम है ना, ये शीर्ष पर एक टोपी नुमा ये संरचना बना लेता है। ठीक है, यही लाइसोसोम पिंड के रूप में यहीं पर एकत्रित हो जाते हैं, समझ जाओ, है ना। लाइसोसोम यहीं पास क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं, एक्रोसोम बोलते हैं ना। लाइसोसोम के जो समूह को क्या बोला जाता है, एक्रोसोम। ठीक, एक्रोसोम क्या है, अग्रपिंडक है। ठीक है, इसको अग्रपिंडक को इंग्लिश में एक्रोसोम कहते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, एक्रोसोम, कंफ्यूज मत होना, है ना। लाइसोसोम के समूह को एक्रोसोम कहते हैं। ठीक, इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, ठीक, सेकंड पॉइंट आता है ग्रीवा।
ठीक, इतना क्लियर हुआ है ना। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट आता है ग्रीवा क्या है, तो इसको भी डायग्राम से देख लेते हैं। ठीक, तो ग्रीवा कहाँ है, खोजो खोजो ढूंढो, ये देखो मिल गया। ठीक, ग्रीवा यहाँ पे मिल गया है। तो बता देते हैं ये ग्रीवा है। इस ग्रीवा में 2 तारक केंद्र पाए जाते हैं, 2 तारक केंद्र पाए जाते हैं। अब डायग्राम से समझना आप सब। ठीक, हमने ये क्या कहा, पहले एक बार डायग्राम बना लेते हैं ना। ये क्या है, अपन का डायग्राम है। ठीक, ये ऐसे ऐसे को भी ऐसे बनाना है, ऐसे, और ये क्या है, ऐसे 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 ऐसे, ये थोड़ा अनपटा सा बन गया है। ठीक, तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, केंद्र है। केंद्र क्या है, अगुणित है ना, n गुणित है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने देखा ग्रीवा है, क्या है, ग्रीवा है। तो ग्रीवा में 2 तारक केंद्र पाए जाते हैं। क्लियर, कितने केंद्र, तारक केंद्र पाए जाते हैं, 2 तारक केंद्र पाए जाते हैं। फर्स्ट जो तारक केंद्र होता है वो है ना इस केंद्र के समीप पाए जाते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट जो तारक केंद्र होता है वो इस केंद्र के समीप पाए जाते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, समीपस्थ। समीपस्थ क्या कहते हैं, तारक केंद्र कहते हैं। ठीक, क्लियर हुआ। और जो दूसरा तारक केंद्र जो पाया जाता है ना, वो यहाँ पास पाया जाता है ना, यहाँ पास पाया जाता है। इसे क्या कहते हैं, दूरस्थ। दूरस्थ, ठीक, तो गलत हो गया है ना, दूरस्थ। ठीक, दूरस्थ तारक केंद्र। हमने क्या कहा, ग्रीवा में 2 तारक केंद्र पाए जाते हैं ना। जो फर्स्ट जो तारक केंद्र होता है वो इस केंद्र के एकदम समीप होता है, चिपका हुआ, इसे क्या बोलते हैं, समीपस्थ तारक केंद्र। लेकिन जो दूसरा तारक केंद्र होता है वो इस केंद्र से बहुत ही दूर में होता है, देखो दूर में है, इसको क्या कहेंगे, दूरस्थ तारक केंद्र। इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ पे देखते हैं, ये जो दूरस्थ जो तारक केंद्र है यहाँ पास एक तंतु बनाता है। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, अक्षीय तंतु। ठीक, अक्षीय तंतु। ठीक, अक्षीय तंतु कहते हैं। यह जो तंतु है वो क्या कहता है, ये जो तंतु है ना, ये जो होता है वो शुक्राणु के बाहर भी स्थित होते हैं, अंदर भी स्थित। वो कैसे, ये मान लो ये तंतु है, ये ऐसे ऐसे बीच मार्ग से आ रहा है ना, ये देखो, ये बीच डायग्राम को अच्छे से देखना। ठीक, ऐसे ऐसे आता है और ये ऐसे निकल जाता है, ऐसे निकल जाता है। तो ये शुक्राणु के अंदर भी स्थित है ना, अंदर भी स्थित है। और क्या है, यहाँ पे बाहर भी निकल गए है ना, इस पूंछ से क्या हो गया, बाहर भी निकल गए है ना, बाहर। ठीक, तो वही बताया गया है, अक्षीय जो तंतु होता है वो अंदर भी स्थित होते हैं और बाहर भी स्थित होते हैं। ठीक, जो अंदर जो स्थित होते हैं उसे अंतःखंड बोलते हैं ना, जो ये अक्षीय तंतु जो बाहर स्थित होते हैं उसे बाह्यखंड बोलते हैं। उसी को अब इस डायग्राम में समझ जाते हैं ना। हमने क्या कहा, हमने कहा कि ग्रीवा में 2 तारक केंद्र होते हैं, है ना। जो फर्स्ट जो तारक केंद्र होता है वह इस केंद्र के समीप पाए जाते हैं। ठीक, इस केंद्र के समीप पाए जाते हैं। लेकिन जो दूसरा जो तारक केंद्र है ना, यहाँ पे देखना, जो फर्स्ट जो तारक केंद्र है वो इस केंद्र के समीपस्थ पाए जाते हैं, जिसे समीपस्थ तारक केंद्र कहते हैं। और जो दूसरा जो तारक केंद्र होता है ना, वो इस जो केंद्र से दूर पाए जाते हैं, इसे दूरस्थ तारक केंद्र कहते हैं। ठीक, और ये तारक केंद्र में क्या पाए जाते हैं, तंतु। ठीक है ना, यहाँ पे देखो देखो दिख रहा है ना, ये तंतु पाई जाती है, जिसे अक्षीय तंतु कहते हैं। जो अक्षीय तंतु होते हैं वो देखो अंदर भी स्थित होते हैं, ये देखो, और ऐसे निकल भी गए है ना। जो बाहर भी स्थित होते हैं, जो अंदर स्थित होते हैं उसे अंतःखंड कहते हैं, और जो बाहर स्थित होते हैं उसे बाह्यखंड कहते हैं। क्लियर, देखो यहाँ पर भी निकला हुआ है ना, यहाँ पर ये क्या है, बाह्यखंड है, और जो अंदर है वो अंतःखंड है। उसी को लिखा है, ज्यादा नहीं लिखा है भाई। 2 तारक केंद्र होते हैं, जिसमें से पहला तारक केंद्र के पास स्थित होता है उसे समीपस्थ तारक केंद्र कहते हैं। दूसरा तारक केंद्र से तारक केंद्र जो है केंद्र से दूर स्थित होते हैं, इसे दूरस्थ तारक केंद्र कहते हैं। अब दूरस्थ वाला तारक केंद्र
तंतु बनाते हैं भैया, है ना, उसे क्या बोलते हैं, अक्षीय तंतु कहते हैं। यह तंतु शुक्राणु के बाहर व अंदर स्थित होते हैं, अतः अंदर वाला होगा ना, अंदर अंदर, ठीक, अंदर वाले को अंतःखंड बोलते हैं ना तंतु को, तथा बाहर वाले को बाह्यखंड बोलते हैं। क्लियर। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट, है ना, हमारा तीसरा पॉइंट है, वो क्या है, मध्य खंड क्या है। तो मध्य खंड आपको डायग्राम में दिखाते हैं। ये आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, मध्य खंड है। मध्य खंड, इसमें देखो जो मध्य खंड में यहाँ पर ये देखो ऐसे ऐसे जो संरचनाएं दिख रही है ना, ये मध्य खंड, तो इसको बोलते हैं ना ऐसे ऐसे, ये देखो ऐसे ऐसे जो संरचना बोलती है, इसको क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। पता है ना, है ना, पता है इसे क्या कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है भर भर की ऊर्जा होती है ना, बहुत ऊर्जा होती है इसमें, तो वही बताया गया है। जो मध्य खंड है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया मिलती है ना, इसी में क्या मिलता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये मध्य खंड है ना, यहाँ से लेकर, तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया मिलती है जो ऊर्जा देती है। इसमें बहुत ऊर्जा होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, जो इस शुक्राणु को, है ना, यहाँ पूंछ की सहायता से तैरने के लिए ये ऊर्जा देती है। कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, उसी को लिखा है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया मिलती है जो ऊर्जा देती है तैरने के लिए, ऊर्जा का स्रोत है इसे, है ना, ऊर्जा का स्रोत माना जाता है भाई माइटोकॉन्ड्रिया को, 11th में पढ़ा होगा। फोर्थ में आते हैं अब, है ना, पूंछ क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, है ना, पूंछ जो है वो गति करने के लिए सहायक है ना, जो जब शुक्राणु जब तैरेगा तो इसको गति प्रदान करेगा भैया, है ना। इसे ऊर्जा कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया देती है, तो वही लिखा है, पूंछ गति करने के लिए सहायक होते हैं, उसे गति के लिए ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया देती है। ये फिनिश्ड हुआ है ना चित्र शुक्राणु की संरचना, ये हमारा फिनिश्ड हो गया है, ठीक। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, शुक्राणु जनन क्या होता है। हमने क्या बताया कि जो शुक्राणु जो होते हैं, है ना, वो शुक्राणु का निर्माण क्या होता है, मतलब कि कम ताप पे होता है, ठीक है ना, कम ताप की आवश्यकता होती है, उसे क्या बोलते हैं, शुक्राणु जनन, हमने लिख चुका है। तो हमें पता है ना, नर युग्मक जनन भी कहते हैं इसे। क्लियर। तो पता है हमें, है ना, वृषण जो होता है नर युग्मक, अर्थात शुक्राणु जब बनता है, वृषण से जब शुक्राणु बनेगा, हमने क्या कहा है, जब वृषण से जब शुक्राणु जब बनता है, इसे क्या बोलते हैं, शुक्राणु जनन कहते हैं, ठीक है। यह क्रिया कब से स्टार्ट हो जाती है ना, बंदे या फिर लड़के में 11 या 13 वर्ष में उनको जो वृषण जो होता है वो परिपक्व होने लग जाता है ना, शुक्राणु जनन नलिका में प्रारंभ होती है, ठीक। तो अब पढ़ेंगे, ये पेपर में आ चुका है भाई, इसी कारण से तो ये टॉपिक्स लाए हुए हैं हम, व्यर्थ की चीजें हम नहीं लाते हैं, ये याद रखना, ठीक है। वैसे कोई भी व्यर्थ नहीं है, पर ये इम्पोर्टेंट है, इतना क्लियर है। तो हमें पता है ना, जो शुक्रजनक नलिका होती है, जिसकी भीतरी भित्ति में क्या उपस्थित होता है, शुक्रजन उपस्थित होता है, ठीक, इतना तो आप जानते होंगे, है ना। तो सबसे फर्स्ट कौन सा विभाजन करेंगे, इसमें क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा, ठीक, समसूत्री विभाजन होगा, अर्थात कि सबसे पहले कोशिका की वृद्धि होगी, ठीक। तो हमारे पास कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र है ना। जब समसूत्री विभाजन होगा तो क्या होगा, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। अभी तो हमारे पास 46 गुणसूत्र है ना, तो फर्स्ट समसूत्री विभाजन होगा, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होगी, तो क्या बनेगा, प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं बनेगी, ठीक। प्राथमिक, ये देखो बन गया, यही बना है ना, 46 गुणसूत्र, प्राथमिक शुक्र कोशिका बनी। हमने क्या कहा, सबसे पहले ये जो भीतरी शुक्रजनक नलिका की जो भीतरी भित्ति में उपस्थित शुक्रजन होती है, ठीक है। जब इसका समसूत्री विभाजन कराते हैं तो कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है ना। तो प्राथमिक शुक्र कोशिका बन गई, ये देखो 46वां गुणसूत्र, ठीक है ना। हमें पता है ना, पूरे गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, ठीक है ना। प्राथमिक शुक्र कोशिका बनी। अब क्या होगा, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, पहले तो समसूत्री विभाजन हुआ है ना, तो अब क्या होगा, अब प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा तो दो है ना, दो याद रखना, प्रथम जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 2 अगुणित कोशिकाएं बनी। कैसे,
जब इसका विभाजन हुआ है ना ये 46वां गुणसूत्र का, तो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 2 अगुणित कोशिका बनी। देखो अगुणित है ना। 23 कितना होता है, 23 46 होता है ना। तो देखो बन गया भैया, जब इसका अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो 2 अगुणित कोशिकाएं बन गई। ठीक, तो उसके बाद 2 अगुणित कोशिका बनी, उसको क्या बोला जाता है, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। इसको क्या बोलते हैं, ये देखो दिख रहा है ना आपको, इसको क्या बोलते हैं, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका बोलेंगे। ठीक, अब द्वितीयक शुक्राणु कोशिका बनी है ना। अब द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होगा, पहले तो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा, अब द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होगा, तब कोशिकाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। देखिए जब इन्हीं का जब विभाजन होगा तब 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होगा। 1 2 3 4 अगुणित कोशिकाएं बनी। ठीक है ना। इसे ही क्या बोला जाता है, शुक्राणु प्रसून, है ना। जब द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होता है, जब 4 अगुणित कोशिकाएं बनती है, उसे क्या बोलते हैं, शुक्राणु प्रसून। जब यही शुक्राणु प्रसून जब रूपांतरित होते हैं, है ना, जब यही शुक्राणु प्रसून जब रूपांतरित होते हैं तो शुक्राणु अर्थात कि शुक्राणु जनन बनाते हैं। ये देखो बन गया है ना, पूंछ बन गई, ये देखो पूंछ है ना, ये शीर्ष बन गया है ना, इसी को क्या बोलते हैं, शुक्राणु जनन। ठीक, एक बार फिर से यहाँ से बोल बाल के समझा देते हैं भैया। हमने क्या कहा, शुक्रजनक नलिका भीतरी है ना, शुक्रजन नलिका के भीतरी भित्ति में उपस्थित शुक्रजन होती है। ठीक, जब फर्स्ट होता है समसूत्री विभाजन तो कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होगी, तो क्या बनेगा, प्राथमिक शुक्र कोशिका। ये देखो बन गया 46वां गुणसूत्र। ठीक है, जब प्राथमिक शुक्र कोशिका बनी तो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा, इसका अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 2 अगुणित कोशिका बनी। ये देखो 2 अगुणित कोशिका बनी है ना, उसको क्या बोला जाता है, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। ठीक, जब इसका द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होगा, पहले तो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन हुआ, अभी क्या होगा, द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन होगा तो कितनी कोशिकाओं का निर्माण होगा, 4 1 2 3 4। देखो 4 अगुणित कोशिकाएं बनी, इससे ना, इससे 2 बनी, इससे 2 बनी, दोनों सब मिलके कितना हो गया, 4 हो गया है ना, जिसे क्या बोलते हैं, शुक्राणु प्रसून बोलते हैं। जब ये रूपांतरित होता है ना, विभेदित होता है तो किसका निर्माण हो जाता है, शुक्राणु अर्थात कि शुक्राणु जनन। ये देखो इतना क्लियर हुआ। तो बच्चों वीडियो बहुत लंबा हो चुका है ना, हम इसका पार्ट 2 लाएंगे। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र। अभी तो हमने पूरे नर जनन तंत्र को पढ़ा है ना, पार्ट 2 में मादा जनन तंत्र पढ़ेंगे। तो इसको एकदम क्लियर करके रखिए। ठीक, हम नेक्स्ट वीडियो लाते हैं। तो बच्चों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहे। ठीक है, धन्यवाद।